नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टोटल क्राइम स्टोरी में। तो दोस्तों, दिल्ली के तिलक मार्ग पर एक पुराना सा परंतु बेहद चर्चित लॉ फर्म था, जहां काम करती थी 27 वर्षीय वकील साहिबा अनामिका मेहरा। अनामिका का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि कोर्ट रूम में हर कोई उसकी दलीलों से प्रभावित हो जाता। यहाँ तक कि बड़े से बड़े जज भी उसकी तेज निगाहों और धारदार दिमाग के सामने कई बार सोचने को मजबूर हो जाते। लेकिन इस तेज तर्रार और बेहद आत्मविश्वासी लड़की की निजी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी वह बाहर से दिखती थी। पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी। माँ बिस्तर पर लंबी बीमारी से जूझ रही थी और भाई विदेश में पढ़ाई करने के नाम पर वहां बस चुका था। माँ की देखभाल, घर का खर्च और अपने करियर को संभालना सब उसी के कंधों पर था। यही वजह थी कि वह किसी रिश्ते या शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। अनामिका अक्सर अपने चेंबर से देर रात घर लौटती और रास्ते में एक पुरानी चौक वाली जगह से होकर गुजरती। वहां अक्सर उसे एक 14 साल का लड़का दिखता जो सड़क किनारे भीख मांगते या कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोते नजर आता। उसका नाम था आर्यन। पतले बदन, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक और मासूमियत। पहली बार जब अनामिका ने उसे देखा तो बस नजर भर के देखती रह गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था जो सीधा दिल को चीर जाता था। उसने गाड़ी रोकी और पूछा, पढ़ाई क्यों नहीं करते? लड़के ने धीमे से जवाब दिया, माँ बाप नहीं है जो थोड़ा बहुत मिलता है, उससे खाना खा लेता हूँ, पढ़ाई कहाँ से करूँगा? यह सुनकर अनामिका चुप रह गई। पर अगले दिन से जब भी वहां से गुजरती तो उसे कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए जरूर दे देती। धीरे धीरे उनके बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अनामिका को लगता था जैसे इस छोटे बच्चे में उसने अपना खोया हुआ सहारा पा लिया हो। माँ की बीमारी, घर की जिम्मेदारी और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ देता था, और वहीं यह बच्चा अपनी मासूम हंसी और बातें करके उसके अंदर की खाली जगह भर देता था। अक्सर वह गाड़ी रोककर उससे बातें करती, उसके सपनों के बारे में पूछती। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, दीदी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी खूब पढ़ाई करता और बड़ा आदमी बनता। यह सुनकर अनामिका की आंखें भर आई। गुजरता गया और यह सिलसिला महीनों चलता रहा। अब आर्यन भी उसे देखते ही मुस्कुरा उठता और भागकर उसके पास आ जाता। उसके कपड़ों की हालत खराब थी, इसलिए अनामिका ने उसे कुछ कपड़े खरीद कर दिए। धीरे धीरे वह उसे अपने घर ले जाने लगी ताकि वह अच्छा खाना खा सके। उसकी माँ को भी वह बच्चा पसंद आ गया। माँ अक्सर कहती, बेटी, भगवान ने इसे हमारे घर भेजा है, तू इसे अपना ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर अनामिका बस मुस्कुरा देती, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में यह बात बैठती जा रही थी। एक दिन जब कोर्ट से लौटकर घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अनामिका, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, पर तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो इस बच्चे को अपनी जिंदगी में जगह दे ले, यह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अनामिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगी कि आखिर समाज क्या कहेगा। एक वकील साहिबा और 14 साल का बच्चा, लेकिन फिर उसे यह भी लगा कि समाज ने ही तो उसे अब तक अकेला किया है। शादी ब्याह के रिश्ते आते थे, लेकिन सबको उसका परिवार और उसकी जिम्मेदारियां बोझ लगती थी। मैं यह बच्चा ही था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसके जीवन में थोड़ी रोशनी भर दी थी। आर्यन खुद भी अब उससे अजीब सा लगाव महसूस करने लगा था। वो कहता, दीदी, आप मेरे साथ हमेशा रहना। उसकी मासूम बातें अनामिका के दिल को छू जाती थी। एक दिन उसने हंसते हंसते कहा, दीदी, आप मुझसे शादी कर लो ना, फिर आप कभी अकेली नहीं होंगी। यह सुनकर अनामिका सन रह गई। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने आर्यन की आंखों में गहराई से देखा तो पाया कि वह सचमुच यह बात दिल से कह रहा था। अनामिका ने पूरी रात करवटें बदलते हुए यही सोचा। वह जानती थी कि कानून यह शादी वैध नहीं होगी, समाज भी इसका मजाक उड़ाएगा, परंतु यह भी सच था कि उसके पास अब और कोई सहारा नहीं था। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और भाई कभी लौट कर आने वाला नहीं था। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को अपनाती है तो कम से कम उसे एक घर और भविष्य मिलेगा, और उसे खुद भी कोई होगा जो उसके दुख सुख का साथी बने। कुछ दिनों बाद उसने फैसला कर लिया। उसने आर्यन से कहा, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं, लेकिन शादी का मतलब मजाक नहीं होता, यह जिम्मेदारी होती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ने मासूमियत से सिर हिलाया और बोला, हाँ दीदी, मैं सब करूंगा। उस दिन के बाद से अनामिका ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली।
उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया और अपने घर में ही रहने लगी। परंतु समाज को यह सब मंजूर कहाँ था। गली मोहल्ले में बातें होने लगी कि एक वकील ने एक छोटे लड़के को अपने साथ रख लिया है। कोर्ट में भी लोग फुसफुसाने लगे, लेकिन अनामिका को इन सब से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार वह दिन भी आया जब उसकी ने अंतिम सांसें ली। जाते जाते माँ ने फिर से कहा, बेटी इसे अपना जीवन साथी बना ले, यही तेरा सहारा बनेगा। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद अनामिका ने अपने दिल की सुन ली। उसने सबको चौंकाते हुए आर्यन से शादी करने का ऐलान कर दिया। उसकी यह घोषणा सुनते ही पूरा समाज हिल गया। अखबारों में खबरें छपने लगी, 27 वर्षीय वकील ने की 14 वर्षीय लड़के से शादी। आखिर क्यों? लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा यह पागलपन है, किसी ने कहा यह स्वार्थ है, और किसी ने कहा यह अपराध है। लेकिन अनामिका जानती थी कि उसके फैसले के पीछे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत और प्यार था। शादी के दिन जब उसने मंडप में बैठकर आर्यन के साथ फेरे लिए तो उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। वह जानती थी कि उसने समाज को चुनौती दी है, लेकिन उसी के साथ उसने उस बच्चे को नया जीवन भी दिया है। परंतु यह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अभी बाकी था। क्योंकि शादी के अगले ही दिन ऐसी घटनाएं होने वाली थी जो न केवल उसकी बल्कि पूरे शहर की सोच को हिला के रख देंगी। शादी के बाद का अगला दिन सूरज की पहली किरणों के साथ ही किसी साधारण दिन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। यह दिन अनामिका और आर्यन दोनों की जिंदगी में नए मोड़ की शुरुआत था। पूरे शहर के अखबारों में उनकी शादी की तस्वीरें छपी थी। सुर्खियों में वही सवाल गूंज रहा था, आखिर 27 वर्षीय नामचीन महिला वकील ने 14 साल के बच्चे से शादी क्यों कर ली। चारों ओर मानो तहलका मच गया था। लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे। कोई कहता यह बच्चा उसकी दौलत पर कब्जा कर लेगा, कोई कहता अनामिका मानसिक रूप से असंतुलित हो चुकी है, तो कोई कहता कि यह सब कानून का मजाक है। यहाँ तक कि कुछ वकीलों ने बार काउंसिल में शिकायत भी दर्ज करा दी कि इतनी बड़ी वकील होकर उसने खुद कानून तोड़ा है। लेकिन इन सबसे बेखबर आर्यन अपनी जिंदगी के सबसे अनोखे अनुभव से गुजर रहा था। कल तक वह सड़क किनारे सोने वाला और भीख मांगने वाला बच्चा था। आज वो एक वकील साहिबा का पति कहलाया जा रहा था। सुबह जब वह नींद से उठा तो उसके सामने टेबल पर गर्मागर्म नाश्ता रखा था। अनामिका रसोई से निकलते हुए बोली, चलो उठो, नाश्ता कर लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ पेट भरने की नहीं है, पढ़ाई करने की है। आर्यन ने आंखें मलते हुए उसे देखा। उसकी मासूमियत में कोई बदलाव नहीं था, पर अब उसमें आत्मविश्वास झलकने लगा था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अब लोग मुझे आपका पति कहेंगे, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि यह सपना नहीं हकीकत है। अनामिका ने गंभीरता से कहा, सपना हो या हकीकत, अब यह हमारी जिंदगी है और हमें इसे अच्छे से जीना होगा। लेकिन जितनी आसानी से यह बातें घर की चार दीवारी के भीतर कही जा रही थी, बाहर की दुनिया उतनी ही निर्दय थी। बाहर की दुनिया मोहल्ले की औरतें छतों पर खड़ी होकर एक दूसरे से कानहापसी कर रही थी। सड़क पर बच्चे तक उनका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कहता, देखो यह तो बच्चा है और वकील साहिबा ने इसे पति बना लिया। कोई कहता, समाज की इज्जत डुबा दी इसने। यह सब सुनकर अनामिका के घर का दरवाजा खटखटाया गया। सामने खड़ा था एक पुलिसकर्मी और उसके साथ थाना प्रभारी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमें आपसे पूछताछ करनी है। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आपने नाबालिग से शादी की है, जो कानून अपराध है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग और इकट्ठा हो गए। भीड़ में हुफुरसुर होने लगी। अनामिका ने बिना डरे जवाब दिया, मैं वकील हूं और कानून को अच्छे से जानती हूं। आप मुझे डराने की कोशिश ना करें। हाँ, यह सच है कि यह लड़का अभी नाबालिग है, लेकिन मैंने यह कदम समाज की भलाई और इंसानियत के लिए उठाया है। मैंने इसे सिर्फ पति का दर्जा ही नहीं दिया है, बल्कि इसे एक जीवन दिया है। अगर कानून इसे अपराध मानता है तो मैं उसकी सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। थानेदार यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। परंतु मामला यही नहीं थमा। यह खबर सीधी मीडिया तक पहुंच गई। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी। एक तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि यह कदम बाल विवाह को बढ़ावा देगा और गलत मिसाल बनेगा। वहीं कुछ समाजसेवी संगठन इसे एक अनोखी मिसाल बता रहे थे कि एक महिला ने एक अनाथ बच्चे को घर और पहचान दी है। स्टूडियो में बैठे वकील और सामाजिक कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। उधर अनामिका का घर अब पत्रकारों से घिर गया था। कैमरे, माइक और सवाल, हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उसने यह कदम क्यों उठाया। किसी ने पूछा, मैडम, क्या आपको नहीं लगता कि आपने कानून का उल्लंघन किया है?
किसी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बच्चा अभी मानसिक और शारीरिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं है? अनामिका ने बेहद धारा से सबको जवाब दिया, मैं जानती हूं कि यह कानून के खिलाफ है, लेकिन कानून सिर्फ किताबों का अक्षर नहीं होता। कानून समाज की परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। इस बच्चे ने अपना बचपन सड़क पर बिताया है, भूख और तिरस्कार सहा है। अगर मैंने इसे जीवन साथी बनाया है तो सिर्फ इसलिए कि यह भी जीने का हकदार है। मैं इसे शिक्षा दूंगी, इसके सपनों को पूरा करूंगी और इसे एक पहचान दूंगी। समाज चाहे मुझे गाली दे, लेकिन मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। आर्यन चुपचाप यह सब देख रहा था। उसकी समझ में बहुत था, कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना जरूर एहसास था कि यह औरत उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने मीडिया के सामने धीरे से कहा, मुझे दीदी नहीं, अब पत्नी जी ने घर दिया है। अब मैं सड़क पर भीख नहीं मांगूंगा। मैं पढ़ूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि उनका फैसला गलत नहीं था। आर्यन की यह मासूम बात सुनकर कुछ पत्रकार भी भावुक हो गए, लेकिन समाज का दबाव थमता नहीं था। बार काउंसिल ने अनामिका को नोटिस भेजा कि क्यों ना उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। कोर्ट में केस दर्ज हो गया कि उसने नाबालिग से शादी की है। अब अनामिका सिर्फ एक पत्नी और वकील ही नहीं रही थी, बल्कि खुद एक केस की आरोपी बन गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि अगर समाज और कानून उसके खिलाफ है तो वह खुद कोर्ट में अपनी पैरवी करेगी। उसने आर्यन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। उसे स्कूल भेजा, उसके कपड़े किताबें सब खरीदी, रात को उसे पढ़ाती, दिन में केस लड़ती और कोर्ट में अपने फैसले को बचाने की जंग लड़ती। इस बीच लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। मोहल्ले की कुछ औरतें जो पहले उसे ताने देती थी, धीरे से कहने लगी कि कम से कम उसने उस बच्चे को सहारा तो दिया। कुछ लोगों ने आर्यन को पढ़ाई करते और बदलते देखा तो उनके दिल भी पिघलने लगे। लेकिन अभी भी बड़ी लड़ाई बाकी थी। अगले कुछ हफ्तों में केस की सुनवाई शुरू हुई। जज के सामने पूरे शहर की निगाहें टिकी थी। सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह एक स्पष्ट अपराध है। बाल विवाह कानून का उल्लंघन हुआ है और आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। वहीं अनामिका ने खुद अपनी पैरवी करते हुए कहा, माननीय न्यायालय, यह सिर्फ विवाह नहीं है, यह एक मानवता का उदाहरण है। मैंने एक बच्चे को घर दिया है, शिक्षा दी है, पहचान दी है। अगर इसे अपराध कहा जाएगा तो फिर इंसानियत किसे कहेंगे? जज ने कहा कि फैसला समय लेगा, लेकिन यह मामला देश भर में बहस का मुद्दा बन चुका था। हर अखबार, हर टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही कहानी छाई हुई थी। अनामिका और आर्यन की शादी अब सिर्फ दो लोगों की जिंदगी नहीं रही थी, यह पूरे समाज की सोच और कानून की सीमाओं को चुनौती देने वाला मुद्दा बन चुकी थी। और ठीक उसी दौरान कुछ ऐसा होने वाला था जिससे यह मामला और भी पेचीदा खतरनाक हो जाता, क्योंकि अनामिका के दुश्मन अब खुलकर सामने आने लगे थे और उनके निशाने पर सिर्फ वह नहीं बल्कि मासूम आर्यन भी था। तीसरे दिन की सुबह जब अनामिका कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि अब माहौल पहले से ज्यादा भारी हो चुका है। मोहल्ले की निगाहें उस पर और गहरी हो गई थी। पड़ोसी पहले से ज्यादा दूरी बनाने लगे थे और कई लोग तो गली में खड़े होकर साफ साफ ताने कस रहे थे। देखो, यही है वह औरत जिसने एक बच्चे से शादी की है। कोई कहता कानून का मजाक बना दिया खुद वकील होकर। लेकिन अनामिका ने तय कर लिया था कि वह किसी की बातों से टूटेगी नहीं। उसका विश्वास था कि वह सिर्फ आर्यन की जिंदगी नहीं बदल रही, बल्कि एक मिसाल कायम कर रही है कि किसी भी इंसान को जीने का हक है, चाहे हालात जैसे भी हो। उस दिन वह जब कोर्ट पहुंची तो वहां मीडिया का जमघट पहले से ज्यादा था। कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे और पत्रकारों के सवालों की बौछार हो रही थी। मैडम, क्या आप मानती हैं कि आपने अपराध किया है? क्या आप अपनी नौकरी और लाइसेंस गंवाने के लिए तैयार हैं? अनामिका ने बिना डगमगाए बोली, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं जिसने इंसानियत दिखाई है। अगर इसके लिए मुझे सजा मिलती है तो मैं वह भी सह लूंगी। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील ने जोरदार बहस की और कहा कि बाल विवाह कानून का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। लेकिन अनामिका ने भी अपनी दलील में कहा, माननीय न्यायालय, कानून का उद्देश्य समाज की भलाई है। इस बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था, भूख और दरिद्रता में डूबा था। मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दी और इसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगर यह अपराध है तो यह अपराध है, तो यह अपराध मैं 100 बार करूंगी। अदालत में मौजूद लोग उसकी दलीलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। परंतु यह मामला इतना आसान नहीं था।
अगली तारीख डाल दी गई। इसी बीच अनामिका के खिलाफ एक और मुश्किल खड़ी हो गई। उसके पुराने दुश्मन जिनसे उसने कोर्ट में कई बार केस जीते थे, अब इस मौके का फायदा उठाने लगे थे। कुछ ताकतवर लोग जिनके खिलाफ उसने गरीबों की पैरवी की थी, अब पर्दे के पीछे से उसके खिलाफ माहौल बना रहे थे। धमकी भरे फोन आने लगे, अगर तुमने यह केस छोड़ा नहीं तो तुम्हें और इस लड़के को बर्बाद कर देंगे। अनामिका को डर नहीं लगा, लेकिन जब उसने देखा कि आर्यन भी अब डरने लगा है, तब उसका दिल बैठ गया। रात को आर्यन ने कहा, दीदी नहीं पत्नी जी, मुझे डर लगता है। लोग कहते हैं कि वे मुझे मार देंगे। क्या हम भाग जाए यहाँ से? अनामिका ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं आर्यन, हम भागेंगे नहीं, हम डट कर लड़ेंगे। अगर मैं डर गई तो सच की हार होगी, और अगर सच की हार होगी तो फिर कभी कोई गरीब बच्चा इंसानियत की उम्मीद नहीं करेगा। अनामिका ने तय किया कि अब वह सिर्फ कोर्ट में ही नहीं बल्कि समाज में भी अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसने कुछ समाज सेवी संगठनों से संपर्क किया और उन्हें अपनी कहानी बताई। धीरे धीरे कुछ लोग उसके समर्थन में आने लगे। अखबारों में नए लेख छपने लगे जिनमें लिखा गया क्या यह वाकई अपराध है या इंसानियत की जीत। लेकिन जितना समर्थन बढ़ रहा था, उतनी ही दुश्मनों की साजिशें भी बढ़ रही थी। एक दिन जब आर्यन स्कूल से लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और डराया धमकाया, तू बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, क्या भूल मत, तू सड़क का बच्चा है, तेरी औकात हमें पता है। आर्यन घबरा कर घर भागा और रोते हुए अनामिका को सब बताया। अनामिका का खून खौल उठा। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन थानेदार वही था जो पहले दिन उसे गिरफ्तार करने आया था। उसने शिकायत को हल्के में लिया और बोला, मैडम आप ही ने तो यह सब किया है, अब भुगती दिए। अनामिका ने आंखों में आंख डालकर कहा, याद रखिए मैं वकील हूं और अगर आपने अपना काम नहीं किया तो मैं आपको भी कोर्ट में खड़ा कर दूंगी। इस घटना के बाद अनामिका ने आर्यन की सुरक्षा खुद संभाली। वह उसे स्कूल छोड़ने और लेने खुद जाने लगी। वह चाहती थी कि आर्यन को यह एहसास हो कि वह अकेला नहीं है। आर्यन भी धीरे धीरे बदल रहा था। वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा और क्लास टीचर ने अनामिका को बताया कि वह बेहद होशियार है। यह सुनकर अनामिका को गर्व हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, यही तो मेरी जीत है। अगर मैंने इसे सहारा दिया है तो यह कल समाज का सहारा बनेगा। लेकिन समाज इतना जल्दी बदलने वाला नहीं था। मोहल्ले में अब भी बातें होती थी, कुछ लोग गालियां तक दे देते थे। परिणामिका ने सब सुनकर भी चुप रहना सीख लिया था। एक रात जब वह छत पर बैठी थी तो आर्यन उसके पास आया और बोला, आप इतना सब क्यों झेल रही है? अगर आप चाह तो मुझे छोड़ सकती हैं, मैं फिर से सड़क पर चला जाऊंगा। अनामिका ने उसके चेहरे को पकड़कर कहा, नहीं आर्यन, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैंने तुमसे सिर्फ शादी नहीं की, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया है। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस रात आसमान में चांद चमक रहा था और दोनों चुपचाप आसमान को देख रहे थे। अनामिका के दिल में विश्वास और मजबूत हो गया। उसे पता था कि आने वाले दिनों में और बड़ी मुश्किलें खड़ी होंगी, लेकिन वह तैयार थी। इसी बीच केस की अगली सुनवाई का दिन आया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। मीडिया, वकील, समाज से बाहर कोई वहां मौजूद था। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि अगर इस शादी को सही ठहराया गया तो समाज में अराजकता फैल जाएगी और बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अनामिका ने अपनी दलील में कहा, माननीय न्यायालय, कानून का उद्देश्य समाज की भलाई है। इस बच्चे का बचपन सड़क पर बर्बाद हो रहा था, भूख और दरिद्रता में डूबा था, भूख और दरिद्रता में डूबा था। मैंने इसे घर दिया, शिक्षा दी और इसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया। अगर यह अपराध है तो यह अपराध मैं 100 बार करूंगी। अदालत में मौजूद लोग उसकी दलीलों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। जज ने कहा, यह मामला साधारण नहीं है, हमें गहराई से सोचना होगा। फैसला अगली तारीख पर सुनाया जाएगा। अदालत से बाहर निकलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ लोग उसके समर्थन में नारे लगाने लगे, अनामिका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वहीं कुछ लोग गालियां दे रहे थे। लेकिन अब माहौल बदल रहा था। लोग बढ़ चुके थे, कुछ उसके खिलाफ और कुछ उसके समर्थन में। उसी रात अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। अनामिका के घर पर पत्थरबाजी हुई, खिड़कियों के शीशे टूट गए, मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। आर्यन डरकर उसके पीछे छिप गया। अनामिका ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। उसने सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए और बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी करने लगी। अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी शादी की वैधता की नहीं रही थी,
बल्कि यह लड़ाई समाज की सोच, अपराधियों की धमकियों और कानून की कमजोरी के खिलाफ भी थी। अनामिका और आर्यन दोनों ने ठान लिया था कि वह पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ऐसा तूफान उठने वाला है जो उनकी जिंदगी की नींव तक हिला देगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आई, अनामिका की आंखें खुली। रात की पत्थरबाजी और डर अभी भी उसके मन में ताजा था, पर उसने तय कर लिया था कि वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने आर्यन की ओर देखा, जो अभी भी गहरी नींद में था, मानो थकान और डर ने उसके छोटे से शरीर को जकड़ लिया हो। अनामिका के दिल में एक कसक उठी, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैंने इस मासूम को अपनी जिद में समाज और दुश्मनों की नफरत के बीच फंसा दिया है? पर अगले ही पल उसके मन ने जवाब दिया, नहीं, यह इंसानियत नहीं है, यह इंसानियत है। अगर मैं इसे अकेला छोड़ दूंगी तो यह फिर से सड़क पर चला जाएगा और वहां उसका भविष्य अंधेरे में खो जाएगा। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह पीछे नहीं हटेगी। उस दिन सुबह का नाश्ता करते समय आर्यन ने कहा, पत्नी जी मैं अब डरता नहीं हूं। कल रात जो हुआ उससे मैं समझ गया कि अगर हम डर गए तो सब लोग हमें दबा देंगे। आप मत डरिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उसकी मासूम लेकिन दृढ़ आवाज ने अनामिका के दिल में नई ऊर्जा भर दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे से मुझे हिम्मत मिल रही है। अब देखना हम यह लड़ाई जीतेंगे। इसी बीच मीडिया का दबाव और बयां, घर के बाहर पत्रकारों का जमघट रोज लगने लगा। कोई समर्थन करता, कोई विरोध करता, लेकिन सभी के लिए यह शादी एक रहस्य और बहस का विषय बन गई थी। टीवी चैनलों पर बहस और तेज हो गई। कुछ लोग कह रहे थे यह महिला समाज को गलत राह दिखा रही है, वहीं कुछ समाज सेवी कह रहे थे यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसने इंसानियत को नई परिभाषा दी है। अनामिका को अब बार काउंसिल से एक और नोटिस मिला, जिसमें लिखा था कि उसकी शादी कानून का उल्लंघन है और अगर वह खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाती तो उसका वकालत करने का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह खबर पढ़कर उसके हाथ थोड़ी देर के लिए कांप गए, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मेरा लाइसेंस चला भी गया तो क्या हुआ? मैं वकालत छोड़ सकती हूँ, लेकिन आर्यन का साथ नहीं छोड़ सकती। उधर मोहल्ले में भी लोग बंटने लगे। कुछ औरतें धीरे धीरे उसके पास आने लगी और कहने लगी, बेटी तूने हिम्मत दिखाई है। भी नहीं था कि कोई औरत समाज की परवाह किए बिना इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसके खिलाफ माहौल बनाते रहे। शाम को जब वह बाजार से सामान खरीदने गई तो वहां दुकानदारों ने ताने कसना शुरू कर दिया। लो आ गई वकील मैडम अपने बच्चे पति के साथ। कोई हंसते हुए बोला, अब तो कानून भी हंस रहा होगा इस पर। यह सुनकर आर्यन का चेहरा झुक गया, लेकिन अनामिका ने उसका हाथ पकड़ा और मजबूती से कहा, दे बेटा, यह सब बातें सिर्फ हमारे हौसले को तोड़ने के लिए है। हमें इनकी परवाह नहीं करनी। लेकिन असली मुश्किलें भी बाकी थी। उसी हफ्ते केस की सुनवाई थी और इस बार अदालत में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण था। अदालत में पहुंचते ही भीड़ का शोर गूंजने लगा। जज के सामने सरकारी वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, यह केवल एक शादी का मामला नहीं है, यह समाज की नैतिकता, कानून की मर्यादा और बच्चों के अधिकार का मामला है। अगर इस शादी को मान्यता दी जाती है तो आने वाले समय में ना जाने कितने बाल विवाह होंगे। हम अनुरोध करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। अनामिका ने शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, माननीय न्यायालय, मैं दोहराना चाहती हूँ कि यह मामला किसी सामान्य बाल विवाह का नहीं है। यह एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बचाने का मामला है। मैंने इसे अपना जीवन साथी बनाकर न केवल इसे घर दिया, बल्कि इसके सपनों को पंख दिए हैं। अगर आप इसे अपराध मानते हैं तो आप इंसानियत को अपराध कह रहे हैं। उसकी बातों ने अदालत का माहौल बदल दिया। दर्शक दीर्घा में बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। आर्यन को भी जज के सामने खड़ा किया गया। जज ने पूछा, बेटा तुम्हें समझ है कि शादी का क्या मतलब होता है? आर्यन ने मासूमियत से जवाब दिया, हाँ जज साहब, शादी का मतलब है हमेशा साथ रहना। दीदी नहीं, पत्नी जी ने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे पढ़ाई का मौका मिला है। मैं बड़ा होकर साबित करूंगा कि उनका फैसला सही था। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। अदालत में सन्नाटा छा गया, पर अदालत का फैसला अभी दूर था। सुनवाई टाल दी गई और अगली तारीख दे दी। लेकिन इस बीच अनामिका और आर्यन पर खतरा और बढ़ गया। उसी रात जब वे घर लौटे तो देखा कि दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी है। उसमें लिखा था, अगर तुमने यह शादी खत्म नहीं की तो तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को जान से मार दिया जाएगा।
अनामिका ने वह चिट्ठी पढ़कर कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वह झुकेगी नहीं। उसने पुलिस को फिर से शिकायत की, लेकिन वहां से कोई मदद नहीं मिली। अब उसने तय किया कि वह आर्यन को खुद ही सुरक्षा देना सीखेगी। उसने घर में कैमरे लगवाए, दरवाजों पर ताले मजबूत कराए और खुद उसके साथ हर वक्त रहने लगी। लेकिन डर का माहौल अभी भी बना रहा। इसी दौरान एक नया मूड आया। कुछ समाज सेवी संगठन और महिला अधिकार कार्यकर्ता उसके समर्थन में खुलकर उन्होंने रैलियां निकाली, पोस्टर लगाए और नारे लगाए। अनामिका का संघर्ष, इंसानियत की जीत। अब माहौल धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले सिर्फ विरोध था, वहीं अब समर्थन की आवाजें भी गूंजने लगी थी। लेकिन उसके दुश्मन भी छुप नहीं बैठे थे। एक शाम जब वह कोर्ट से लौट रही थी तो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगे कुछ अज्ञात लोग। अनामिका ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी और जैसे तैसे बचकर घर पहुंची। यह सब देखकर आर्यन डर गया और बोला, पत्नी जी, मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से इतना सब झेलना पड़े। अगर मैं चला जाऊं तो शायद आपके लिए सब आसान हो जाएगा। अनामिका ने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी ऐसा मत सोचना। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। हमने यह रास्ता चुना है तो अब इसे पूरा करना ही होगा। इस संघर्ष के बीच भी उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। अनामिका को अब यह एहसास होने लगा था कि आर्यन की मासूम बातें, उसकी ईमानदारी और उसका साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आर्यनम सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वह धीरे धीरे समझदार हो रहा था और उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। दरोगा की करतूतों ने जैसे पूरे शहर को दहला दिया था। हर कोई हैरान था कि आखिर किस तरह उसने सरेराह एक साधारण आदमी समझकर डीएम साहिबा और उनके पिता के साथ बदतमीजी की, और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे महकमे की नींव हिला दी थी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब असली मोड़ की शुरुआत थी, क्योंकि यह खबर आग की तरह फैल गई थी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह चर्चा हो रही थी। लोग दबी जबान में दरोगा की करतूतें गिन रहे थे और यह भी कह रहे थे कि अगर उस वक्त डीएम साहिबा अपना परिचय ना देती तो शायद कुछ और भी बड़ा अनर्थ हो जाता। डीएम साहिबा के पिता खुद अंदर तक आहत थे। उन्हें इस बात का मलाल हो रहा था कि इतने बरसों बाद भी जब उनकी बेटी इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंच गई तो भी किसी की नजर में उनकी इज्जत एक साधारण आदमी से ज्यादा नहीं थी। मगर डीएम साहिबा ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि यह वही वजह है जिसके लिए उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की थी, ताकि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले पुलिस वालों को उनकी असली जगह दिखाई जा सके। अगले ही दिन शहर का पूरा माहौल बदल गया। सुबह होते ही थाने के गेट पर दर्जनों गाड़ियां आकर रुकी। एक एक करके सिविल ड्रेस में पहुंचे अधिकारी उतरे और थाने का पूरा घेराव कर लिया गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। थानेदार खुद हक्का बक्का था। दरोगा तो डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। तभी काले रंग की गाड़ी से डीएम साहिबा उतरी और सीधे थाने के भीतर चली गई। उनकी आंखों में सख्ती साफ झलक रही थी। अंदर जाते ही उन्होंने सबसे पहले थाने के रजिस्टर मंगवाए और फिर बैठकर हर एक केस की फाइल चेक करने लगी। एक एक करके खुलासे होते जा रहे थे। कहीं पर गलत वसूली के सबूत मिल रहे थे तो कहीं पर गरीबों से मारपीट कर झूठे केस में फंसाने की रिपोर्टें दर्ज थी। डीएम साहिबा ने ठंडे लहजे में कहा, यह थाना कानून का मंदिर होना चाहिए था, मगर इसे तुम लोगों ने अपना मुनाफा कमाने का अड्डा बना दिया है। उनकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि सबके दिल कांप गए। दरोगा ने हिम्मत जुटाकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन डीएम साहिबा ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उन्होंने कहा, कल रात की घटना मैं भूल सकती हूँ, मगर इस फाइलों में जो लिखा है उसे कैसे भूलूं? यह सिर्फ मेरा मामला नहीं है, यह पूरे सिस्टम की बर्बादी का मामला है। तभी उन्होंने अपने साथ आए विजिलेंस अफसरों को आदेश दिया कि पूरे थाने की तलाशी ली जाए। मिनटों में पूरे थाने में हलचल मच गई। अलमारी से नकदी के बंडल मिले, शराब की बोतलें और यहाँ तक कि कई बेगुनाह लोगों के कागज भी छिपाए गए थे। एक एक चीज बाहर निकाली जा रही थी और हर खुलासा दरोगा और उसके साथियों की पोल खोल रहा था। बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। मीडिया के कैमरे सब कैद कर रहे थे। शहर का हर नागरिक इस नजारे को देखकर सन्न था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस थाने को लोग न्याय के लिए आखिरी उम्मीद समझते थे, वहां इतनी गंदगी छिपी होगी। जब दरोगा की जेब से मोटे बंडल निकाले गए और तिजोरी से लाखों रुपए बरामद हुए तो डीएम साहिबा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब बताओ, यह सब भी साधारण आदमी की गलती है क्या? दरोगा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर पछताए क्या होता, डीएम साहिबा ने उसी समय आदेश दिया,
कि दरोगा को तत्काल सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आई और दरोगा को हथकड़ियों में जकड़ा गया, पूरा माहौल गूंज उठा। लोग ताली बजा रहे थे, महिलाएं खुशी से झूम उठी। यह वही दरोगा था जो सालों से गरीबों पर जुल्म ढा रहा था और अब वही कानून के शिकंजे में फंस चुका था। मगर कहानी यहीं थमने वाली नहीं थी। जब दरोगा को ले जाया जा रहा था, तभी उसने चीख कर कहा, मैडम, आप मुझे जेल भेज सकती हैं, लेकिन इस सिस्टम में मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं। क्या आप सबको पकड़ पाएंगी? यह सुनकर पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी निगाहें डीएम साहिबा पर टिक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और भीड़ की तरफ मुखातिब होकर बोली, यह सही कह रहा है, इस सिस्टम में गंदगी बहुत गहरी है, लेकिन अगर एक एक करके सफाई शुरू की जाए तो यह असंभव भी नहीं है। आज की कार्रवाई केवल शुरुआत है। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि लोगों के दिलों में एक उम्मीद की नई किरण जग उठी। अब यह लड़ाई सिर्फ एक दरोगा की नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ एक जंग बन चुकी थी। अगले ही हफ्ते डीएम साहिबा ने जिले भर के सभी थानों का औचक निरीक्षण शुरू किया। हर जगह उनकी आहट भर से भ्रष्ट पुलिसकर्मी सहम जाते। जहां जहां शिकायतें थी वहां छापे पड़े और कई बड़े अफसरों के भी चेहरे बेनकाब हो गए। आम जनता पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई अधिकारी वास्तव में उनके लिए लड़ रहा है। शहर की गलियों में चर्चाएं थी। लोग कहते थे पहली बार किसी ने सच में दरोगा को उसकी औकात दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई थी। कई नेता परेशान हो उठे थे क्योंकि उनकी साठगांठ भी अब उजागर होने का डर था। मगर डीएम साहिबा को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने मिशन में डटी हुई थी। पिता भी अब गर्व से मुस्कुराते थे और कहते थे, बेटा, अब समझ आया कि तूने इतना संघर्ष क्यों किया। लेकिन इस सब के बीच दरोगा जेल से लगातार धमकियां देता रहा। उसने इशारा किया था कि उसके पास ऐसे राज हैं जो बड़े बड़े नेताओं और अफसरों को बेनकाब कर सकते हैं। यह बात डीएम साहिबा तक भी पहुंची। उन्हें समझ आ गया था कि असली जंग अभी बाकी है। जेल की सलाखों के पीछे कैद दरोगा के चेहरे पर अब भी एक अजीब सी हंसी थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा हो। और सचमुच आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पूरा थाना खामोश था, लेकिन उस खामोशी के पीछे डर की ऐसी परतें थीं जिनकी थरथराहट हर पुलिस वाले की आंखों और हर सांस में साफ झलक रही थी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दरोगा और उसके साथियों की करतूतें पूरे जिले और मीडिया के सामने उजागर हुई थी, उससे पूरा महकमा सख्त में था। शहर में चर्चा थी कि डीएम साहिबा ने अपनी पहचान छुपाकर जिस तरह से सच्चाई सामने लाई, वह केवल पुलिस महकमे को ही नहीं बल्कि पूरे प्रशासन को आईना दिखाने जैसा था। दरोगा जिसने सड़क पर डीएम साहिबा को उनके पिता के साथ साधारण आदमी समझ करना केवल बदतमीजी की थी, बल्कि अपमानजनक हरकतें करने की कोशिश की थी, अब सलादों के पीछे था। उसकी आंखों से रोज आंसू बहते थे क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि उसने केवल कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी गला घोटा है। पर अब पछताने से क्या होता? जब तक उसकी सत्ता थी, उसके रब में लोग कांपते थे और अब उसकी वही रब उसे जेल की अंधेरी कोठरी में रोज ताने मारती थी। डीएम साहिबा ने इस पूरे प्रकरण के बाद सिर्फ दरोगा को ही नहीं छोड़ा, बल्कि पूरे महकमे का गहन निरीक्षण शुरू कर दिया। हर थाने में जाकर वह चुपचाप आम जनता की शिकायतें सुनने लगी। लोग पहले तो डरते थे, लेकिन जब उन्हें भरोसा हुआ कि वह सचमुच न्याय चाहती है और उनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, तब उन्होंने खुलकर अपनी बातें सामने रखी। दर्जनों मामले ऐसे सामने आए जहां गरीब और मजलूम लोगों से बेवजह पैसे वसूले गए थे, झूठे केसों में फंसाया गया था और महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था। डीएम ने इन सभी मामलों को तुरंत संज्ञान में लिया और दोषियों पर कार्रवाई शुरू कर दी। थाने के सिपाही, जिनकी रगों में अब तक सिर्फ दबंगाई दौड़ती थी, वे भी अब डर कर सहरने गए। वे जानते थे कि अब यदि उन्होंने किसी गरीब या आम आदमी को तंग किया तो उनकी गलतियां भी सामने लाने के लिए डीएम किसी भी हद तक जा सकती है। यह बदलाव केवल थानों में ही नहीं बल्कि शहर के गलियारों तक महसूस होने लगा। लोग कहते थे, अब न्याय जीवित है, अब हमारी आवाज दबेगी नहीं। डीएम साहिबा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि अपना सहारा मानने लगे। जहां जहां वह जाती वहां लोग उनकी जय जयकार करते। उनका नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते और सम्मान पूर्वक प्रणाम करते। यह सम्मान उन्होंने खुद कमाया था,
क्योंकि उन्होंने दिखा दिया था कि पद और रब से बड़ा इंसानियत का धर्म है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात अचानक डीएम साहिबा को एक अनजान चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि जिन्हें तुमने जेल भिजवाया है उनके साथी अब बदला लेने की फिराक में है। वे तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। यह पढ़ते ही डीएम के चेहरे पर जरा भी डर नहीं आया। उन्होंने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तय किया कि वह अकेले ही इन चुनौतियों का सामना करेंगी। कुछ दिनों बाद ही जब वह देर रात निरीक्षण के लिए एक थाने से लौट रही थी तो उनकी गाड़ी का पीछा कुछ संदिग्ध लोग करने लगे। ड्राइवर ने डरते डरते उन्हें बताया कि मामला गंभीर लग रहा है, लेकिन डीएम साहिबा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत अपने पिस्तौल निकाली और गाड़ी रुकवाकर उन संदिग्ध लोगों को घेर लिया। जब वे लोग पकड़े गए तो सच्चाई सामने आए कि यह वही गिरोह था जो दरोगा के साथ अवैध वसूली और अपराधों में शामिल था। उन्होंने स्वीकार किया कि जेल में बैठे दरोगा ने ही उन्हें धमका कर भेजा था। इस घटना ने पूरे राज्य में तहलका मचा दिया। खबर अखबारों और टीवी चैनलों में छाप गई। अब यह केवल जिले की बात नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश का मुद्दा बन गई। मुख्यमंत्री ने खुद डीएम साहिबा को फोन कर उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कहा, आज आपने न केवल प्रशासन का मान बढ़ाया है, बल्कि महिलाओं के सम्मान और न्याय की रक्षा के लिए एक नई मिसाल कायम की है। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में सुधार के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए गए। भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया गया और नए नियम लागू किए गए। थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि कोई अधिकारी जनता के साथ गलत बर्ताव न कर सके। लेकिन डीएम साहिबा के लिए सबसे बड़ा इनाम यह था कि उनके पिता ने गर्व से उनका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा अफसर वही होता है जो जनता की सेवा को अपना धर्म समझे। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और बेटी का हौसला आसमान चूम रहा था। शहर की गलियों में अब लोग कहते थे, यह डीएम हमारी बहन, हमारी बेटी जैसी है, जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई उन्हें दिल से सलाम करता था। आखिरकार यह कहानी एक सच्चे सबक के साथ खत्म हुई कि चाहे सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अन्याय और अहंकार का अंत निश्चित है। और अगर दिल में सच्चाई और न्याय की लौ जल रही हो तो कोई ताकत उसे बुझा नहीं सकती। डीएम साहिबा ने यह दिखा दिया कि पद केवल कुर्सी से नहीं, बल्कि जनता के दिलों से मिलता है। इस तरह इस कहानी का पटाक्षेप हुआ, लेकिन डीएम साहिबा का नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल टोटल क्राइम स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस प्रेरणादायक कहानी का आनंद लें। धन्यवाद। जय संत बाबा।